टुंडला में विकास दिख रहा है, एटा से टुंडला वाली रोड कभी नहीं बनी, ये चौड़ीकरण हो रहा है इसका 70 के ये अखिलेश जी कलेश हैं, उस कलेश को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और दोबारा इस प्रदेश में नहीं आने देगी। वो पूरी ताकत लगा लें। चौथ लेते थे, आज कोई चौथ लेने नहीं आ रहा है यहाँ पर। उनकी सरकार में यहाँ पर चौथ बटती थी, इनसे पूछी दुकानदारों से। ये टुंडला विधानसभा में आप खड़े हो, इस टुंडला विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। पिछले एक महीने प्रधानमंत्री जी ने यही वाक्य किया कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, लेकिन हम देश हित में ये वापस ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये चुनावों के लिए वापस लिया है, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुओं से है, ना कि किसी और से। और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद में हमारी जातियां हैं। ये नहीं नरेंद्र मोदी झुकने वाले हैं कि ऐसे आंदोलनों से झुक जाएंगे, लेकिन हाँ 20 विधानसभा की गारंटी लेता हूँ। 20 विधानसभा से नॉमिनेशन करके चले जाएं माननीय योगी जी, 20 विधानसभा से चुनाव जीत के निकलेंगे। और जब तो हो जाएगी योगी जी के साथ में इतनी जनता जुड़ी हुई है। एक ही विधानसभा से योगी, अखिलेश, मायावती लड़ लें, पता लग जाएगा कौन सी विधानसभा से कौन जीतता है। भी मांगे थे, उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए अगर सरकार हटा ले तो मैं हिंदुओं का सफाया कर दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने विकास भी हुआ है, गुंडाराज भी खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। ये लोग जनेऊ डाल के अजी टीका लगा के मंदिरों में जा रहे हैं। अगर भाजपा धर्म की हितैषी है तो ये लोग क्या कर रहे हैं? चलो ड्रामा ही कर रहे हैं ना। तो चल रहा है, कानपुर में मेट्रो बढ़ रही है, लखनऊ में मेट्रो उसके बाद बड़ी हुई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन। देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ अंकिता। तो अभी आप देख सकते हैं हम फिरोज़ाबाद के टुंडला विधानसभा के बस स्टैंड पर मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की कुल्फियाँ और टिक्कियाँ बहुत फेमस है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ जमी है सिर्फ टिक्की और कुल्फ़ी का लुत्फ़ उठाने के लिए। वैसे तो हम यहाँ पे इलेक्शन की कवरेज के लिए आए हैं, तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको ये बताएं कि 2017 में जब यहाँ से टुंडला से जो विधायक खड़े हुए थे वो बीजेपी के भारी बहुमत से जीत दर्ज किए थे। उसके बाद उन्हें 2019 में वहीं से प्रमोट करके सांसद बनाया गया और आज के डेट में वो केंद्रीय मंत्री हैं। तो अभी हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो 2022 में इलेक्शंस आने वाले हैं, आखिर उसमें बीजेपी अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह। सर, आप अपने बारे में पहले परिचय दीजिए हमें। मैं यहाँ लोकल रहता हूँ और यहीं थोड़ी बहुत छोटी सी राजनीति करता हूँ। देखने में आप नेता लग रहे हैं, तो हम आपसे पहले ये पूछेंगे कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीधा हाथ जोड़कर किसान भाइयों से ये बोला कि हमने जो कृषि कानून बनाए थे हम उसे वापस लेते हैं। तो क्या ये कदम उठाना सही रहा है? जैसा उन्होंने कहा है कि हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कहा है कि हमने कृषि कानून किसानों के लिए बनाया था और हमारा उद्देश्य, सरकार का भी उद्देश्य और भारतीय जनता पार्टी का भी उद्देश्य यही रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमने किसानों के लिए कानून बनाया था, लेकिन हम देश हित में वापस ले रहे हैं। अब देश हित में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है जिसमें हमें वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं कि ऐसे खालिस्तानी लोग थे, पाकिस्तान का भी कुछ इनपुट मिला है या फिर कनाडा से भी कुछ इनपुट मिला है। तो मेरा मानना ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कानून वापस लिए हैं वो एक पर्टिकुलर उन किसान जो बैठे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनकी वजह से नहीं, एक देश की सुरक्षा के हित की वजह से भी वापस लिया है। उन्होंने कहा कि हम अराजकता फैलने नहीं देंगे देश में, इसलिए उन्होंने कानून को वापस लिया है। और हमें प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश को प्रथम रखा है, देश को प्रायोरिटी पे रखा। तो हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने अच्छा किया। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि चुनाव में अभी 2 महीने मुश्किल से बचे हैं, तो चुनाव में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए, क्योंकि उन्हें पता था किसान उनकी मदद नहीं करने वाले। आपको जानकारी होगी कि इस हिंदुस्तान में हर 2 महीने बाद चुनाव होता है, हर 2 महीने बाद कहीं ना कहीं चुनाव होता है। ये आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा था, लेकिन इसी बीच में कई सारे लोकसभा के उपचुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, जहां हमारी अच्छी बढ़त हुई। उपचुनावों में हमने 7 की जगह 9 सीटें प्राप्त करी। हालांकि एक आध जगह हम हारे, लेकिन इसका अंदेशा ये नहीं है कि हम चुनाव, क्योंकि हर जगह हर अभी आसाम में हम चुनाव जीते, किसान आंदोलन चल रहा था, हम जीते ना। तो ऐसा नहीं है कि हम चुनाव की वजह से कर रहे हैं, हम देश हित की बात सोचते हैं, इसलिए हम करते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यही वाक्य किया कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, लेकिन हम देश हित में ये वापस ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये चुनावों के लिए वापस लिया है। लेकिन जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी, उनका साफ साफ कहना है कि हमारी एकता को देखकर मोदी जी यानी बीजेपी घुटने पे आ गई है।
वो किसानों के बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि देश की आम पब्लिक भी ये जानती है, समझती है कि वो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो हो सकता है कि किसान अपना श्रेय ले रहे हैं और हम कह भी रहे हैं कि हम आपको श्रेय दे रहे हैं, लेकिन देश हित की जब बात आती है तो हम अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है, राकेश टिकैत जी भी राजनीति कर रहे हैं, वो किसानों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़े, कांग्रेस के समर्थन में वहाँ अपने मुजफ्फरनगर कैराना में चुनाव लड़े। तो मेरा मानना ये है कि राजनीति ज़्यादा हो रही है और किसान आंदोलन में किसानों का भला कम, राजनीति ज़्यादा हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, कल लखनऊ में उनकी एक महापंचायत थी राकेश टिकैत की। उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारा जो 3 कानून था, 3 काले कानून को वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी हमारी कुछ मांगे। उन्होंने 6 शर्तें और रखी हैं, जिसमें उन्होंने बिजली के बारे में कहा है, फिर मुआवजे के बारे में कहा है, जो 700-750 किसान की डेथ हुई थी उनके बारे में कहा कि उन्हें मुआवजे मिलने चाहिए, और अगर मुआवजे नहीं मिले तो उनके परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो क्या लगता है आगे सरकार मजबूर होकर उनकी ये मांगे भी पूरी करेगी? नहीं, ये सरकार का विषय है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि सरकार इन सबों पर विचार करेगी। जो चीज़ें उन्होंने मांगी हैं अगर वो जायज़ होंगी तो निश्चित ही माना जाएगा। नाजायज़ बात उनकी ना पहले भी मानी गई है, ना मानी जाएगी, ना ही नरेंद्र मोदी झुकने वाले हैं कि ऐसे आंदोलनों से झुक जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई जायज़ मांग होगी तो निश्चित प्रधानमंत्री जी मानेंगे, सरकार भी मानेगी। ओवैसी का कहना है कि जैसे 2008 में योगी संसद में फूट फूट कर रोए थे, वैसे ये 2022 के चुनाव के बाद वो वापस से गोरखपुर जाके अपने मठ में रोने वाले हैं। ये तो समय बताएगा, लेकिन अगर योगी जी रोए हैं तो उनके भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं वो भी संसद अपने विधानसभा में रोए थे। उनके भी जब हमला हुआ था तो वो भी अपने बयान पर माफ़ी मांगे थे। उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए अगर सरकार हटा ले तो मैं हिंदुओं का सफाया कर दूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने सरेआम मीडिया के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दी थी। तो रोने का प्राय ये नहीं है कि हम डर से रो रहे हैं। अगर योगी जी रोए हैं तो उन्होंने किसी की संवेदना को व्यक्त किया, उनके आंसू आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी डर की वजह से कहेंगे। और 2022 निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और ऐतिहासिक वोटों से और ऐतिहासिक सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जो 11 महीनों का संघर्ष किया किसानों ने, इतनी किसानों ने आत्महत्या भी की है, तो क्या ये ज़रूरी था? जैसे अगर कोई कानून को वापस ही लेना है आपको, तो वो कानून लागू ही क्यों किया गया है? हर व्यक्ति अच्छे के लिए सोचता है कि हम जो भी करें अच्छे से अच्छा करें, लेकिन कई बार क्या होता है हम ऐसे डिसीजन लेते हैं। घर परिवार में भी मुखिया जब घर का होता है वो कई बार ऐसे डिसीजन लेता है जिससे लगता है कि सबका भला होगा, लेकिन परिवार में भी लोग उससे नाखुश होते हैं कि नहीं साहब ने ये गलत डिसीजन ले लिया। उनका उद्देश्य ये था कि लोगों का भला हो, किसानों का भला हो, लेकिन किसी कारणवश हम लोगों को समझा नहीं सके, या किसानों जो कुछ लोग किसान बैठे थे उनको समझा नहीं सके, इसलिए कानून वापस लिया। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हमने वापस लिया है, लेकिन हम किसानों के लिए जो भी अच्छा होगा वो देने का प्रयास करेंगे। भविष्य में देखते हैं, यही किसान लोग इसी कानून के लिए दोबारा मांग करेंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहूँगा कि इसी कानून की मांग दोबारा यही लोग उठाएंगे, क्योंकि इस कानून से देश के किसानों का भला होने जा रहा था। ठीक है। और जो ये ओवैसी जी हैं, उनका ये भी कहना है कि अगर जैसे कृषि कानून को वापस लिया गया है, वैसे CNRC को भी वापस लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृषि कानून और NRC और CA में बहुत अंतर है। क्योंकि कृषि कानून जो हमारी अर्थव्यवस्था चलाता है, देश की जो लाइफ लाइन है वो किसान है, उसकी बात हम सुन सकते हैं, लेकिन हम हर गैर कानूनी मांग को उनको पूरा नहीं करेंगे, ना हम NRC और CA वापस लेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि जो सपा है या फिर जो विपक्षी दल है, उनका ये कहना है कि बीजेपी हमेशा हिंदुओं का अपना अस्त्र बनाकर सत्ता में आती है और उसके बाद हिंदुओं का ही सबसे ज़्यादा शोषण करती है। ये देश हिंदुओं का है तो किसके लिए बनाएंगे? आज जो बाहर के लोग रह रहे हैं वो हमारे यहाँ रह रहे हैं, अच्छी तरह रहिए, लेकिन जब बंटवारा देश का हुआ था तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। किस मुसलमान उधर रहेंगे, हिंदू उधर रहेंगे, और जो अपनी स्वेच्छा से हिंदुस्तान में रहना चाहता है वो हिंदुस्तान में रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हीं का देश है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश है, हमारे यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सभी लोग रहते हैं और सभी लोग प्यार से रहते हैं। लेकिन मायावती की और सपा की सरकार में इन लोगों का बंटवारा होता है। वो कहते हैं कि आपकी मस्जिद में उन्होंने कुछ कर दिया, उन्होंने कहा मंदिर में कर दिया। लड़ाने का काम इन दोनों का है, ना कि भाजपा का। भाजपा में आज भी बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं, चाहे मुसलमान की औरत हो या किसी क्रिश्चियन की। लेकिन आपने देखा होगा इनका हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ये तो किस पे होना चाहिए? क्रिश्चियन में होना चाहिए। इंडिया को तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना। कुछ नहीं मैडम, हिंदुस्तान हिंदुओं से है, ना कि किसी और से।
और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद में हमारी जातियाँ हैं। इन जातियों का बंटवारा इन लोगों ने किया है और देश का बंटवारा फिर यही करना चाहते हैं। हम कोई नहीं जानते, ना कोई जाटव है, ना कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, हम सब हिंदू हैं और हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का ही रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैसे इनका कहना है, सपा का कहना है, अखिलेश यादव जी का कहना है कि विपक्ष जो है, मतलब जो बीजेपी है वो हमेशा से धर्म को प्रोपेगेंडा बनाती है और राजनीति खेलती है। मैडम एक बात बताइए, आप भी इतने दिनों से टीवी देखती हैं, आप ये बताइए कि इन लोगों में से कितने लोग मंदिरों में गए? आज ये लोग जनेऊ डाल के फर्जी टीका लगा के मंदिरों में जा रहे हैं। अगर भाजपा धर्म की हितैषी है तो ये लोग क्या कर रहे हैं? चलो ड्रामा ही कर रहे हैं ना, हैं? और एक और क्वेश्चन है मेरा, जिसमें लिखा है कि विपक्ष का ये भी कहना है कि बीजेपी का सबका साथ सबका विकास जो उनका स्लोगन है वो सिर्फ एक दिखावा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास। गांव में जाइए, आप उनसे कहिए अपने घरों को छोड़कर और गाँव में सर्वे करें, दलित से लगाकर उच्च वर्ण तक सभी लोगों को सुविधा मिली है सरकार की। और इस सुविधा में न किसी धर्म को देखा गया है, सभी धर्म के लोगों को सुविधा मिली है। गैस सिलेंडर है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत और भी योजना, जितनी सरकार की योजना जितनी चलाई सरकार ने सभी को मिली है। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी विशेष जाति को मिली हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग आए तो सही, ये आए खाली ऊपर से लखनऊ से और मना के दे देते हैं कि हमारी ये हो गया, हमारे साथ में इतनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैदान में आए, सफाई कर्मचारी से पूछिए इसके यहाँ पे क्या नहीं मिला है, सबको मिला है सब कुछ। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसको कोई योजना नहीं मिली हो। किसान से लेकर सभी संतुष्ट है सरकार से, कोई दुखी नहीं है। खाली दुखी है विपक्ष है जो परेशान हो रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है और खाली भ्रमित कर रहा है पब्लिक को। उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। और पैसे हैं तो अपने झंडे बिल्ले लगा लेते हैं। इनके पास पब्लिक नहीं है। जो पब्लिक इनके साथ है वो हमारे साथ है, जो भाजपा के साथ है और योगी जी के साथ है। सर, आपका नाम क्या होगा? जितेंद्र। क्या करते हैं आप? बिजनेस। मेरी कुछ सवाल है 2022 के इलेक्शंस को लेके। जैसा अभी आपने देखा होगा कृषि कानून वापस हो गए, पहले इस पे आप बताइए आपका क्या नज़रिया है इस पे? कृषि कानून, माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये बोला था कि ये जो कृषि कानून है कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, तो ये देश हित में लिया गया। कुछ किसानों को समझ में नहीं आए। देश के अंदर जो अराजकता फैली हुई थी, इसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वापस लिया है। इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके इफ़ेक्ट तो इसे लागू होने के बाद पता लगते। मुझे नहीं लगता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ होते। इससे तो अच्छे इफ़ेक्ट होने वाले थे, अलग अलग मंडियां बनने वाली थी, प्राइवेट लोग खरीदने वाले थे। मुझे लगता है किसान को फ़ायदा होने वाला था, लेकिन इसका इफेक्ट जो धरातल पे आ ही नहीं पाया, उससे पहले वापस लेना पड़ा। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि अगर ये कानून लागू हो जाते तो फसल तो क्या उनकी खेत तक बिक जाती। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें एक वो था मैडम। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी होती है, अभी भी होती है। गन्ना वाले अभी भी करते हैं, कभी किसी का खेत नहीं गया। हमारे यहाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, हम भी अपने यहाँ के ज़मींदार हैं, तो हम लोग भी अपना खेत कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं। हर साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे। हमारा तो किसी ने कभी कब्जा नहीं कर लिया। ये सब बातें हैं। ये जब ज़मीन पे धरातल पे आने ही नहीं दिया इसको, तो क्या ये तो गलत बात है। ये इस तरीके का कुछ नहीं हो सकता था। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने अखिलेश यादव जी ने मुजफ्फरनगर की रैली की थी एक, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी। मैं थोड़ा आप लोगों से वो बातें डिस्कस करूंगी। उन्होंने कहा था कि योगी जी ने एक वादा किया था कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, लेकिन आज के डेट में पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आपके पास मोटरसाइकिल होते हुए भी आप मोटरसाइकिल चला नहीं सकते हैं। मैडम, देश कोरोना काल में इन परिस्थितियों से निकला है। मुझे लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होते, माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश में, तो इस देश की हालत बद से बदतर होने वाली थी। यहाँ पर उन लोगों ने इस तरीके से संभाला है कि न ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। अगर पेट्रोल पे पैसे बढ़े हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। और पहली बार 70 वर्ष में मुझे नहीं लगता कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी भी पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने 5 रुपये और वैट कम, मुख्यमंत्री ने वैट कम किया है। ऐसा आप 70 साल में कांग्रेस की सरकार रही, 70 साल में कईयों सरकार रही, कभी ऐसा इतिहास उठा के देख लीजिए आप, कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा देश की चिंता करने वाले लोग बैठे हुए हैं, देश को
पालन पोषण करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। अखिलेश यादव का कहना है कि मोदी का जो भी कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। बीजेपी कार्यकाल में विकास भी हुआ है, गुंडाराज भी खत्म हुआ है, भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। विकास तो छोड़िए, अब 3 इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जिसमें भ्रष्टाचार, गुंडाराज और विकास तीनों ही शामिल हैं। ये दोनों गुंडाराज आप खुद देख लीजिए आप, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। भ्रष्टाचार लगभग ख़त्म हो चुका है। विकास, पूर्वांचल एक्सप्रेस की धारा बह रही है, विकास पूर्वांचल में चले जाइए आप गंगा, यहाँ जो ये टुंडला विधानसभा में आप खड़े हो, इस टुंडला विधानसभा में विकास की गंगा बह रही है। पिछले 1 साल से यहाँ पर प्रेमपाल सिंह धनगर विधायक हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ पर पानी आ रहा है, हमारे यहाँ DPR तैयार हो चुकी है, गंगा जल आने वाला है। विकास, हमें तो टुंडला में विकास दिख रहा है। एटा से टुंडला वाली रोड कभी नहीं बनी, ये चौड़ीकरण हो रहा है इसका, 70 ये चौड़ी होने जा रही है, 4 लेन बनने जा रही है। हर तरफ विकास है, बिजली जाती नहीं है। बिजली के पहले ये सप्ते चलते थे, एक सप्ते बिजली आती थी, एक सप्ते अगले राज्य में। आज बिजली आप देखिए हर समय लाइट आ रही है। अभी हमने पीछे लोगों से बात किया, एक मैंने सर्वे किया DAP के बारे में, एटा जिला में, फिरोजाबाद जिला में, आगरा जिला में हर वर्ष जितनी आप डाटा उठा के देखिए, हर वर्ष जितनी DAP लगती थी उससे 1.5 गुनी DAP हर जिले में भेजी जा चुकी है। हर जिले में 1.5 गुनी DAP भेजी जा चुकी है। फिर DAP की क्यों कमी है, अब ये तो मैं नहीं समझ में आ रहा क्यों कमी है। पहले DAP लगती थी 10 MT, तो आज की तारीख में 15 MT एक जिले में पहुँच चुकी है। अब मुझे नहीं लगता DAP की कैसे कमी पड़ गई है। और जो प्राइवेट कंपनियां DAP बनाती थी, कोरोना काल में फैक्ट्रियां बंद रहीं, उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, ये मानता हूँ। जैसे कि अखिलेश यादव का कहना है कि जो भी विकास हुआ था उन्होंने एक्सप्रेसवेज बनवाए, मेट्रो बनवाई, उसके बाद जब से योगी जी सरकार में आए हैं ऐसा कोई विकास देखने को नहीं मिला है। क्यों, मेट्रो कहाँ नहीं बनी? आगरा में मेट्रो कार्य शुरू चल रहा है, कानपुर में मेट्रो बढ़ रही है, लखनऊ में मेट्रो उसके बाद बड़ी हुई है, पूर्वांचल एक्सप्रेस बन चुका है, 5 नए एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस वे बनना है, सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले आपसे बोला था कि मुजफ्फरनगर में एक रैली किया था उन्होंने, उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता इसलिए वो युवाओं को लैपटॉप नहीं दे रहे हैं। बाबा ने उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी से जितना जोड़ा है, स्नातक किए हुए हैं, कोई अनपढ़ थोड़ी हैं। बाबा पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे अंगूठा टेक थोड़ी है इनकी तरह। इनके परिवार में सभी अंगूठा टेक हैं। और अखिलेश जी कलेश हैं, उस कलेश को उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और दोबारा इस प्रदेश में नहीं आने देगी। वो पूरी ताकत लगा लें और वो चाहते हैं आने के लिए, वो आएंगे नहीं। वो अपहरण और ये जो दुकान जो चल रही है इस पर आगे गुंडे चौथ लेते थे, आज कोई चौथ लेने नहीं आ रहा है। यहाँ पर उनकी सरकार में यहाँ पर चौथ बटती थी, इनसे पूछी दुकानदारों से। इससे परेशान होकर पूरी जनता अखिलेश जी के साथ नहीं है और पूरे उत्तर प्रदेश की या पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो किसानों के नाम पे जो ड्रामा जो कर रहे हैं उन लोगों में योगी जी लट बजाएं, हम उनके साथ हैं। सपा का ये भी आरोप है कि उन्होंने योगी जी ने 2017 में वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और उसकी जगह उन्होंने महंगाई दुगनी कर दी है। सरसों के रेट बताइए आप, पिछली वर्ष कितने थे? सरसों के रेट डबल हो चुके हैं, इसीलिए सरसों का तेल महंगा हो गया है, आय दुगनी हो रही है। सरसों का रेट जब पिछली बार 4 रहा है, इस बार 8,000 तक सरसों बिक गई। अब आय दुगनी हो रही है किसानों की, अब थोड़ी दुगनी होगी तो उसकी महंगाई थोड़ी तो बढ़ेगी, तो सरसों का तेल महंगा, आय दुगनी हो रही है। गन्ने के रेट आपने देख लो, कितने 325 वाले के 350 अभी माननीय योगी जी ने किए हुए हैं रेट। आय बढ़ता, हर वर्ष इंक्रीमेंट हो रहा है, हर वर्ष किसान बहुत खुश है, किसान प्रसन्न है। किसान इस बार दोबारा सरकार बनाने जा रहा है 2022 में, माननीय योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार, किसान ही बनाएंगे इस सरकार को। अखिलेश यादव का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने 70 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संकल्प पत्र बोलते हैं उस घोषणा पत्र को, और संकल्प पत्र होता है जिसको संकल्प लिया जाता है, और संकल्प पत्र में एक एक वादे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का प्रयास किया है। आने वाले टाइम में युवा लैपटॉप, स्मार्टफोन, आप जो अभी कह रही थी कि लैपटॉप चलाना नहीं जानते बाबा युवाओं को स्मार्टफोन, लैपटॉप बांटने जा रहे हैं। रोजगार की 4.5 लाख लोगों को रोजगार, विदाउट भ्रष्टाचार, विदाउट किसी लिस्ट, विदाउट सैफई परिवार की लिस्ट के बिना
एक एक व्यक्ति को जॉब मिली है, उसका प्रमाण है, एविडेंस है उसके। मेरा आखिरी सवाल होगा कि विपक्ष का ये कहना है कि अगर योगी जी पूरे यूपी तो छोड़ो, किसी विधानसभा सीट से भी अगर खड़े होते हैं तो वहाँ भी वो जीत नहीं पाएंगे। 5 विधानसभा क्या, मैं 20 विधानसभा की गारंटी लेता हूँ। 20 विधानसभा से नॉमिनेशन करके चले जाएं माननीय योगी जी, 20 विधानसभा से चुनाव जीत के निकलेंगे 1 लाख से ज़्यादा मतों के साथ। 20 विधानसभाएं ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की जिनसे माननीय योगी जी मात्र नामांकन करके चले जाएंगे और जीतेंगे। इन सबको लड़ा दो ना एक बार। इन तीनों को, 3 पार्टियां हैं, बसपा, सपा और भाजपा, और सब विधायकों को छोड़ दो, एक तरफा वोट डलवाइए आप। इनकी दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। योगी जी के साथ में इतनी जनता जुड़ी हुई है। एक ही विधानसभा से योगी, अखिलेश, मायावती लड़ लें, पता लग जाएगा कौन सी विधानसभा से कौन जीतता है। धन्यवाद। तो हमने यहाँ पे लोगों से बात की, लोगों की राय जानी। हर किसी की राय अपनी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी के काम से सभी लोग यहाँ पे खुश दिख रहे हैं। तो जानना ये आवश्यक रहेगा कि 2022 में जो चुनाव आने वाली है, क्या बीजेपी वहाँ भारी मतों से अपनी जीत दर्ज कर पाती है? ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं अंकिता, अपना उत्तर प्रदेश।